आज का नया टॉपिक है अपना आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। आनुवांशिकी या जेनेटिक्स क्या होती है? प्रत्येक, चाहे कोई भी लिविंग बॉडी हो, कोई भी सजीव हो, उसके कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से अपनी संततियों में जाते हैं। पैटर्नल सेल से अपनी डॉटर सेल्स के अंदर संतति कोशिकाओं में ट्रांसफर होते हैं। उन लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं इनको? आनुवांशिक लक्षण, या इनको ट्रेड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? ट्रेड्स कहते हैं। और इन लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर जो होता है, वो युग्मकों के माध्यम से होता है। युग्मक का मतलब होता है गैमेट्स के माध्यम से होता है। जैसे पुरुषों के जो लक्षण जाते हैं, मेल के जो लक्षण जाते हैं, वो तो शुक्राणु के द्वारा जाते हैं, स्पर्म के द्वारा। और फीमेल के जो लक्षण जाते हैं, वो जाते हैं अंडाणु या ओवम के द्वारा। हम बोलते हैं ना, आधे पिता से आते हैं और आधे माता से आते हैं क्रोमोसोम। आधे नर से आते हैं और आधे माता से आते हैं। शुक्राणु और अंडाणु, स्पर्म एंड ओवम, इन दोनों को कहा जाता है गैमेट्स। और इन दोनों में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो आधी आधी होती है, 23-23 होती है। इनका जब क्रॉस होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो जायगोट का निर्माण होता है, युग्मनज बनता है, जिसमें पूरे गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46। फिर इस जायगोट से भ्रूण बन जाता है और भ्रूण से शिशु का विकास हो जाता है। यानी बच्चे में तो पूरे 46 होंगे, लेकिन 23 तो आएंगे पिता से, मेल से, और 23 आएंगे माता से, मदर से। तो इन लक्षणों का स्थानांतरण विज्ञान की शाखा में किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि आनुवांशिकी, जेनेटिक्स विज्ञान की वह ब्रांच है, वह शाखा है, जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की विभिन्नता, डिफरेंशिएशन, और उनकी वंशागति का, हेरिडिटरी का अध्ययन किया जाता है। उसको क्या कहते हैं? आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक जोहन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोहन ग्रेगर मेंडल को किस क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। और आनुवांशिकी या जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बैटसन ने किया था। और आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है? बैटसन को कहा जाता है। इस आनुवांशिकी के अंदर सबसे पहले मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। किसके पौधे चुना था? मटर के पौधे को। मटर में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 14 होती है, 7 पेयर्स होते हैं इसके अंदर। टोटल 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है कि मेडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ऐसा क्या था कि मटर के पौधे को ही चुना? तो उसके कुछ रीजन है। पहला, जैसे एक तो मटर में स्वयं परागण पाया जाता है। स्वयं परागण कहते हैं ऑटो पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या होता है? जिस प्रकार एनिमल्स के अंदर निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचा जाता है, स्पर्म को ओवम तक पहुंचा जाता है, उसी प्रकार से प्लांट्स के अंदर, पेड़ पौधों में नर युग्मक का काम करता है पोलन ग्रेन्स, या जिनको कहा जाता है परागकण। ठीक है। और मादा युग्मक का काम करता है बीजांड, स्पोर्स। तो इस परागकणों का, ये तो है मेल गैमेट्स, ये है फीमेल गैमेट्स। इस परागकण का इस बीजांड तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब ये पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक तो ऑटो पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागन, परपरागन। स्व का मतलब तो होता है जब एक ही जाति के जीवों में, या एक ही जाति के पौधों में, या एक ही पौधों में फर्टिलाइजेशन क्रिया हो जाए, तो उसको कहते हैं ऑटो पॉलिनेशन। यानी इसके लिए दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए मेडल ने मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि मटर का एक पौधा होगा ना, तो ही उसमें क्रॉस हो जाएगा। उसके लिए किसी अन्य पौधे की, प्लांट की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि और जो पौधे होते हैं, कईयों में दूसरे की आवश्यकता होती है। जैसे पपीता का पौधा है, तो पपीता का पौधा कभी अकेला नहीं होता है। पपीता हमेशा दो चार जब पौधे लगाते हैं ना, तब जाकर वो बड़े होते हैं। अकेला पपीता का पौधा बहुत कम विकसित होता है, विकसित नहीं होता है, क्योंकि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसके अंदर। तो मटर में क्या पाया जाता है? एक तो स्वपरागन होता है। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है वो 1 वर्षीय होता है। 1 वर्षीय मतलब होता है एनुअल होता है। 1 वर्ष के अंदर ही इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि मटर का जो जीवन काल होता है ना, जीवन चक्र, वो लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने में आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हो, सीडिंग से लेकर के
फल वगैरह सारा कुछ देने तक सीडिंग करते हैं, पौधा उगता है, कितने दिन में उगता है, बड़ा होता है, फूल कब आता है, फली कब आती है, फल कब बनता है, उसके अंदर कंप्लीट स्टडी आप 4 महीने में कर सकते हो। एक बार बाई चांस फेल हो गया मामला, फल नहीं दिया, पौधा सूख गया, कुछ भी हो गया, तो कोई बात नहीं, दोबारा उगा लो, तो अगले 4 महीने में फिर कर लो। तो यानी कहने का मतलब है कि एक साल में ही कई पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। एक लंबा टाइम नहीं चाहिए होता है कि रात तो सीडिंग की है और साल भर बाद फल देगा, तो लंबा टाइम लगता है। इसलिए मेडल ने मटर के पौधे को चुना था, क्योंकि इसमें 1 वर्षीय पौधा होता है, एनुअल होता है। 1 वर्ष में इसकी कई सारी जनरेशन का स्टडी कर सकते हैं, कोई पहली जनरेशन में क्या हुआ, कोई कमी रह गई तो सेकंड में ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, थर्ड में कर सकते हैं। इसलिए मेडल ने मटर के पौधे को चुना था। और इसके लिए सामान्य क्लाइमेटिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। जलवायु नॉर्मल जलवायु है, अपन मटर का पौधा कहीं पे भी उगा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जहां पानी पानी हो वहीं मटर का पौधा उगता है। नॉर्मली आप घर पे भी मटर का पौधा उगा सकते हैं। तो एक नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन इसके लिए आवश्यक होती है। इसलिए मेडल ने किसको चुना था? मटर के पौधे को ही चुना था। फिर इसमें हम मेडल के आनुवांशिकता के जेनेटिक्स के लॉज होते हैं, नियम पढ़ते हैं। जैसे एक तो होता है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक पढ़ेंगे हम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और एक तीसरा पढ़ेंगे स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इन 3 नियमों की जो उत्पत्ति हुई है, जो इनकी ओरिजिन मानी जाती है, वो दो प्रयोगों से मानी जाती है। और 2 प्रयोग मेडल ने प्रयोग किए थे, जिनका नाम है एकल संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। पहले मेडल ने 2 प्रयोग किए थे, उन प्रयोगों के आधार पर ये 3 नियम दिए हैं। तो तीनों नियमों को पढ़ने से पहले हम पहले क्या पढ़ेंगे? 2 प्रयोग पढ़ेंगे। और इन प्रयोगों में और नियमों में कुछ ऐसी शब्दावली आती है, कुछ ग्लस्सी आती है, जिसके बारे में हमें पता होना जरूरी है। जैसे गैमेट्स क्या होते हैं, ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप रेशो क्या होता है, फिनोटाइप रेशो क्या होता है, युग्म विकल्प या एलील्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में पहले अपन को शब्दावली पढ़ना जरूरी है। कुछ शब्दावली आती है, उस शब्दावली के बारे में जानकारी होना जरूरी है। जैसे क्रोमोसोम वगैरह क्या होते हैं, जीन क्या होता है, तो उनके बारे में पहले पढ़ेंगे। फिर एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण प्रयोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे? नियम पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा लिखिए, हेडिंग डालो, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स। देखो, प्रत्येक जीवधारी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, प्रत्येक जीवधारी के कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता से संततियों में, जो अपने माता पिता से संततियों में स्थानांतरित होते रहते हैं। आनुवांशिक लक्षण को इंग्लिश में कहेंगे जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या अपने माता पिता से अपनी संततियों में, डॉटर सेल्स में स्थानांतरित होते रहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इन लक्षणों का स्थानांतरण, इन लक्षणों का स्थानांतरण युग्मकों के माध्यम से, बाय गैमेट्स, युग्मकों के माध्यम से होता है। इन लक्षणों का स्थानांतरण युग्मकों के माध्यम से होता है। अर्थात पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा, अर्थात पुरुषों के लक्षण शुक्राणु द्वारा, स्पर्म, तथा महिलाओं के लक्षण अंडाणु द्वारा, तथा महिलाओं के लक्षण अंडाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अंडाणु द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला पॉइंट लिखो, शुक्राणु तथा अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या, शुक्राणु तथा अंडाणु में गुणसूत्रों की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स,
इन स्पर्म एंड ओवम। 23-23 होती है, 23-23 होती है, इसलिए इन्हें अगुणित कोशिका हैप्लॉइड सेल, इसलिए इन्हें अगुणित कोशिका हैप्लॉइड सेल कहते हैं, कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन के दौरान, शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन, निषेचन फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन के दौरान जायगोट बनता है, युग्मनज, जायगोट या युग्मनज बनता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 46 होती है, 46 46 होती है, होती है, अतः इसे द्विगुणित कोशिका कहते हैं, डिप्लॉयड सेल, अतः इसे द्विगुणित कोशिका कहते हैं, डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक लक्षणों की, आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नता का, लक्षणों की वंशागति तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकी कहलाती है, आनुवांशिकी कहलाती है। नीचे लिखो, आनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, जेनेटिक्स वर्ड का सर्वप्रथम यूज बैटसन ने किया था, बैटसन ने किया था। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन ने किया था। नीचे लिखो, आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स, जोहन ग्रेगर मेंडल, आनुवांशिकी के जनक, आगे लिख लो, जोहन ग्रेगर मेंडल।
नीचे लिखो, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। उद्यान मटर, गार्डन पीस थी ये, उद्यान मटर के पौधे को चुना था। क्योंकि मटर में, क्योंकि मटर में स्वपरागण पाया जाता है, ऑटोपोलिनेशन। क्योंकि मटर में स्वपरागण पाया जाता है, तथा मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। तथा मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है। तथा इसे सामान्य जलवायु की आवश्यकता होती है, नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन। तथा इसे सामान्य जलवायु की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मटर में गुणसूत्रों की संख्या, मटर में गुणसूत्रों की संख्या 14, 7 पेयर्स। नीचे लिखो, आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली। को एक वर्ड आता है अपनी जेनेटिक्स में जिसको कहते हैं एलील्स, युग्म विकल्पी। ये एलील्स क्या होते हैं? मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तो मेंडल ने लंबे पौधे लिए थे और एक तरफ बौने पौधे लिए थे। लंबे पौधों को तो डोमिनेंट के रूप में चुना था इन्होंने, प्रभावी गुण के रूप में। उनको तो इन्होंने दर्शाया था कैपिटल टी से, और बौने पौधों को दर्शाया था स्मॉल टी से। अब इनको जेनेटिक्स में कहते क्या है? इनको जेनेटिक्स में कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं इनको? एलील्स कहा जाता है। यानी एक ही जोड़े के दो विपर्यायी, विपर्यायी यानी विपरीत, अपोजिट, दो विपरीत लक्षणों वाले कारक को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या है? एक युग्म विकल्पी है, एलील्स है। तो इनको क्या कहेंगे? इनको एलील्स कहा जाता है। अब ये एलील्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समयुग्मजी, होमोजाइगस, और एक होता है विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब तो होता है जब दोनों युग्मविकल्पी समान हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और विषम युग्मजी का मतलब होता है जब दोनों युग्मविकल्पी अलग अलग हों, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको क्या कहेंगे? विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस कहते हैं। एक दो वर्ड आते हैं और यहां से प्रश्न भी आता है। एक तो पूछा जाता है कि मेडल ने दो प्रयोग किए थे, एक तो एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और एक किया था द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इनका समलक्षणी अनुपात क्या प्राप्त हुआ और समजीनी अनुपात क्या प्राप्त हुआ? एक तो समलक्षणी, समलक्षणी को तो कहा जाता है फिनोटाइप रेशो, और समजीनी को कहते हैं
जीनोटाइप रेशो, इस रेशो पर प्रश्न आता है, ये रेशो क्या प्राप्त हुआ। अब इसका मतलब क्या है, समलक्षणी या फिनोटाइप रेशो का मतलब होता है किसी भी जीवधारी के, कोई भी लिविंग बॉडी है, उसके ऐसे लक्षण, उसके ऐसे करैक्टर्स जो हमें प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली हमें आंखों से दिखाई दें। जैसे आपके सामने यदि मैं समान चार पौधे की सीडिंग करूं, चार बीज बो दूं, पौधे निकलेंगे समान, उनको मैंने उनको न्यूट्रिएंट्स दिया है, समान मिनरल दिए हैं, खाद वगैरह दिया है, समान टाइम दिया है, सेम धूप खिलाई है उनको। आपके सामने चार पौधे ये मान लो करके तैयार हो गए, आप इनको देख करके ये बता सकते हो कि कौन सा पौधा लंबा है, कौन सा पौधा बोना है। भाई समान अवधि के समान सब कुछ दिया हुआ है, तो चार पौधे आपके सामने हैं, आप इनको देख के बता सकते हो कौन सा पौधा लंबा है और कौन सा पौधा बोना है। यानी जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई दें उसको तो क्या कहा जाता है, समलक्षणी अनुपात, के कितने लंबे हैं और कितने बौने हैं। और समजीनी का मतलब होता है किसी जीव की जीनी संरचना, जीनी स्ट्रक्चर का पता करने पर प्राप्त लक्षणों के अनुपात को क्या कहते हैं, समजीनी। आप देखने पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा पौधा शुद्ध है और कौन सा पौधा अशुद्ध है, कौन सा बोना किस्म का है, कौन सा संकर किस्म का है, कौन सा साधारण किस्म का है, देख करके हम पौधे को नहीं बता सकते हैं। तो वो उसकी जीनी स्ट्रक्चर पर पता लगता है कि इसमें कौन से जीन को ट्रांसफर किया गया है, इसके अंदर कौन सी प्रोटीन को ट्रांसफर किया गया है। जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है ना, आनुवांशिक रूपांतरित फसलें, जैसे गोल्डन राइस है, सुपर राइस है, बीटी बैंगन का नाम सुना होगा आपने, बीटी कॉटन का नाम सुना होगा। तो ये विशेष, ये मॉडिफाई किसमें होती है, तो इनको हम देख करके नहीं बता सकते कि क्या है, इसकी पूरी इंटरनली अपन जेनेटिक स्ट्रक्चर याद करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि इसके अंदर किसको क्या ट्रांसफर किया गया है। तो उस अनुपात को क्या कहते हैं, समजीनी अनुपात कहते हैं। जो दिखाई देता है वो समलक्षणी में आता है, और जो जीनी संरचना का अध्ययन करने पर प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, समजीनी अनुपात कहते हैं। तो पहला लिखो इसमें युग्म विकल्पी, पहला वर्ड लिखेंगे युग्म विकल्पी, एलील्स। इसकी डेफिनेशन लिखना, एक ही जोड़े के, एक ही जोड़े के दो विपर्यायी, विपर्यायी अपोजिट, विपरीत, दो विपर्यायी लक्षणों वाले कारकों को, दो विपर्यायी लक्षणों वाले कारकों को युग्म विकल्पी कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। लक्षणों वाले कारक को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, एक्सेट्रा। आगे लिखो, ये दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखो समयुग्मजी, होमोजाइगस, समयुग्मजी, होमोजाइगस। समयुग्मजी लिखो, जब दोनों युग्मविकल्पी समान हो, जब दोनों युग्म विकल्पी समान हो, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। दूसरा लिखो विषम युग्मजी, हेटेरोजाइगस, विषम युग्मजी।
विषम युग्म में लिखना जब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हों, जब दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग हों, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी। अगला पॉइंट लिखो समलक्षणी अनुपात। समलक्षणी अनुपात फिनोटाइप रेशो। समलक्षणी अनुपात फिनोटाइप रेशो को किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण, किसी जीवधारी के ऐसे लक्षण जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे आदि। जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे आदि। नेक्स्ट को समजीनी अनुपात, जीनोटाइप रेशो। समजीनी अनुपात, जीनोटाइप रेशो तो किसी जीव की जीनी संरचना का, जीनी संरचना का अध्ययन करने पर, अध्ययन करने पर प्राप्त लक्षणों के अनुपात को, प्राप्त लक्षणों के अनुपात को समजीनी अनुपात कहते हैं। समजीनी अनुपात कहते हैं। जैसे शुद्ध पौधे, अशुद्ध पौधे या संकर पौधे। अगला पॉइंट लिखना ट्रेड्स। ट्रेड्स का मतलब होता है आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर्स। ट्रेड्स। अगला लिखो जीन। जीन, जीन क्या होते हैं?
जीन डीएनए के खंड होते हैं। डीएनए का मतलब होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी डीएनए के बारे में पढ़ेंगे अपन थोड़ा इसमें। ये डीएनए के खंड होते हैं जो कि किसी लक्षण का निर्धारण करते हैं। ये क्या काम करते हैं? लक्षण का निर्धारण। एक तो होता है डिटर्मिनेशन, एक होता है ट्रांसफर। डिटर्मिनेशन का काम तो कौन करता है? जीन। जैसे कोई बच्चा हुआ, बच्चे की 6 उंगली आई, तो छठी उंगली का निर्धारण तो किसने किया? जीन ने। अगर वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो वो किसके द्वारा जाएगा? याद रखना, क्रोमोसोम के द्वारा जाएगा, गुणसूत्रों के द्वारा जाएगा। यानी गुणसूत्र तो लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं, जबकि जीन किसी लक्षण का निर्धारण करता है। निर्धारण जीन करेगा, ट्रांसफर उसको क्रोमोसोम करेगा। अभी क्रोमोसोम के बारे में अपन यहां पे थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करेंगे। तो जीन में लिखो, ये डीएनए के खंड होते हैं, ये डीएनए के खंड होते हैं जो कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जो कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं। नीचे लिखो, जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। अगला पॉइंट लिखो, गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। इधर देखो, गुणसूत्र क्या होते हैं? प्रत्येक, चाहे कोई भी लिविंग बॉडी हो, उस लिविंग बॉडी का निर्माण सेल से होता है, कोशिका से होता है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो। और सेल के बीच में अंग होता है जिसको कहते हैं केंद्रक या न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव भरा रहता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में इस प्रकार से जालनुमा संघनित पदार्थ, रेटिकुलर कंडेंस्ड मटेरियल पाया जाता है। इस जालनुमा पदार्थ को एक वैज्ञानिक था, फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने इसको क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया है। इसको क्या नाम दिया है? क्रोमेटिन पदार्थ। जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन की एक फेज होती है जिसको कहते हैं मेटाफेज। क्या कहा जाता है? मेटाफेज। सेल डिवीजन की मेटाफेज जब होती है तो मेटाफेज के दौरान ये क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है, ये लंबी पतली धागे नुमा, इस प्रकार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ये व्यवस्थित हो जाता है। और इनको एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था बाल्डेयर। बाल्डेयर ने क्या नाम दिया था इनको? क्रोमोसोम नाम दिया था। क्या नाम दिया था? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने। किसने की थी? स्ट्रासबर्गर ने की थी। गुणसूत्रों की संख्या हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में कितनी होती है? 46। इसमें से 44 प्लस एक्स एक्स ये तो फीमेल में होते हैं, और 44 प्लस एक्स वाई ये मेल में होते हैं। इन 44 वालों को तो कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं इनको? ऑटोसोम्स, या इनको एलिंगी गुणसूत्र कहते हैं। और इधर वालों को कहा जाता है एलोसोम्स, या इनको लिंगी गुणसूत्र कहा जाता है। ये दोनों नर व मादा में समान होते हैं, मेल फीमेल में। एक जोड़ा अलग अलग होता है जो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भूमिका निभाता है, लिंग निर्धारण का कार्य करता है। लड़का होगा या लड़की, यह केवल पुरुष के गुणसूत्र किस पर निर्भर करता है? एक्स वाई पर निर्भर करता है। गुणसूत्र का जो निर्माण होता है वो किस किस से मिलकर होता है? गुणसूत्र का निर्माण डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के होता है। किस किस से मिलकर होता है? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर के किसका निर्माण होता है? गुणसूत्र का निर्माण होता है।
गुणसूत्र की यदि हम संरचना की बात करें तो गुणसूत्र की संरचना अभी मैं बताऊंगा, पहले थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर अपन गुणसूत्र की संरचना इसमें पढ़ेंगे। गुणसूत्र लंबी पतली धागेनुमा संरचना होती है जिसके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको कहा जाता है पेलिकल आवरण। और पेलिकल आवरण का मतलब होता है पेलिकल मेम्ब्रेन, जो कि इसकी सुरक्षा का काम करती है। क्या काम करती है? सुरक्षा का। इसके और भी पार्ट है, वो अभी पूरा डायग्राम के साथ समझाऊंगा इसको मैं। ये थोड़ा सा लिख लो गुणसूत्र में, क्रोमोसोम हेडिंग डालो। देखो ये केंद्रक द्रव्य में, ये केंद्रक द्रव्य में केंद्रक द्रव्य में जालनुमा संघनित पदार्थ के रूप में रेटिकुलर कंडेंस्ड मटेरियल, जालनुमा संघनित पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसे सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने, जिसे सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन मटेरियल नाम दिया, क्रोमेटिन पदार्थ नाम दिया, क्रोमेटिन मटेरियल नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के दौरान सेल डिवीजन, मेटाफेज। कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के दौरान, कोशिका विभाजन की मध्यावस्था के दौरान यह क्रोमेटिन पदार्थ, यह क्रोमेटिन पदार्थ लंबी पतली धागेनुमा संरचनाओं के रूप में, लंबी पतली धागेनुमा संरचनाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। लंबी पतली धागेनुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के रूप में व्यवस्थित हो जाता है, जिसे बाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया, जिन्हें बाल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया। तथा खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, गुणसूत्रों की संख्या शरीर की प्रत्येक कोशिका में, गुणसूत्रों की संख्या शरीर की प्रत्येक कोशिका में 46 होती है, 46, 46 होती है, जो कि नर में 44 प्लस एक्स वाई के रूप में, नर में 44 प्लस एक्स वाई के रूप में, तथा मादा में, मादा में 44 प्लस एक्स 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 के रूप में पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्रों को एलिंगी या ऑटोसोम्स, इनमें से 44 गुणसूत्रों को एलिंगी या ऑटोसोम्स तथा एक्स वाई एवं एक्स एक्स को एक्स वाई तथा एक्स एक्स को
लिंगी गुणसूत्र या एलोसोम्स कहते हैं। या एलोसोम्स कहते हैं। इनमें से XY तथा XX, इनमें से XY तथा XX लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अगला पॉइंट लिखो, लड़का होगा या लड़की, लड़का होगा या लड़की यह केवल, यह केवल पुरुष के गुणसूत्र, पुरुष के गुणसूत्र XY पर निर्भर करता है। XY पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट लिखो, गुणसूत्र का निर्माण, गुणसूत्र का निर्माण DNA, RNA, DNA, RNA, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, हिस्टोन तथा नॉन हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होता है। मिलकर होता है। इसमें से DNA, RNA की प्रकृति अम्लीय होती है। इसमें से DNA, RNA की प्रकृति अम्लीय होती है तथा हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति, नेचर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति क्षारीय होती है, एल्कलाइन, क्षारीय होती है, एल्कलाइन। ठीक है, कल पढ़ेंगे गुणसूत्र की संरचना इसमें और आगे। धन्यवाद।